जैक बोर्ड परीक्षा 2022 के अंतर्गत भूगोल की परीक्षा में शामिल होने वाले 12वीं क्लास के सभी विद्यार्थीगण ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए 100 अति महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन टर्म 1 एग्जाम के लिए बनाया था और मैंने वादा किया था कि मैं 50 क्वेश्चन और बनाऊंगा। तो उस वादे के अनुसार मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ 50 अति महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन टर्म 1 एग्जाम के लिए, भूगोल विषय के लिए। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहे और उसका लाभ आप उठाते रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? देखिए 4 कथन दिया हुआ है। समकलनात्मक अनुशासन, बिल्कुल करता है, यह भूगोल का वर्णन करता है। द्वैतता पर आश्रित, बिल्कुल द्वैतता पर आश्रित तो है ही भूगोल। यह भी जो कथन है वो भूगोल का वर्णन करता है। और मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, बिल्कुल यह भी भूगोल का वर्णन करता है। लेकिन देख लीजिए यहाँ सी नंबर जो है आपका, पहला का सी नंबर, प्रौद्योगिकी विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, भूगोल प्रासंगिक है। कितना भी प्रौद्योगिकी का विकास हो, भूगोल की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हो सकती। यद्यपि इसके ठीक उल्टा भूगोल की प्रासंगिकता बढ़ती ही चली जा रही है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला का सी हो जाएगा। और जब मैं समझा रहा होता हूँ उस समय आप अनुमान भी लगाते हैं अपने अंदर, अपने मन में, और अपने अनुमान से हमारे द्वारा दिए गए उत्तर को मिलान करें और देखें कि आप सही हो, अपने आप को देखें कि आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इससे आपका अभ्यास भी होगा और परीक्षा में इसका लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? आपने पढ़ा होगा और क्लास में भी हमने बतलाया है कि विडाल डी लाप्लास महोदय जो हैं, 4 ऑप्शन में देखिए, विडाल डी लाप्लास, रेडजेल, हम्बोल्ट, एलन सी सैंपल, विडाल डी लाप्लास ने ये कथन कहा है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो लोग और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो है मानवीय क्रियाकलाप। मानवीय क्रियाकलाप से ही लोग और पर्यावरण के बीच जो है संबंध स्थापित होते हैं, जबकि प्रौद्योगिकी भी मानवीय क्रियाकलाप से ही विकसित होते हैं। लोगों के अनुभव भी मानवीय क्रियाकलाप से भी, और मानव बुद्धिमत्ता भी मानवीय क्रियाकलाप पर निर्भर करता है। इसीलिए इनमें से कौन सा कारक, कौन सा जो है तो लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो मानवीय क्रियाकलाप होगा। तो तीसरा का हो जाएगा बी। चौथा नंबर देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? बिल्कुल याद पर निर्भर करता है यह। आप देख लीजिए, आप अनुमान लगाइए कौन सा होगा। ठीक है, हम समझते हैं कि आप सही अनुमान लगाएं, ये होगा उत्तर डी। 4 का डी हो जाएगा, 3.29 करोड़ होगा। 2011 की जनगणना से झारखंड की जो जनसंख्या 3.29 करोड़ है। 5वां नंबर देख लीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन, जो कतर, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और लाटविया। भारत तो कभी होगा ही नहीं, लाटविया में सबसे अधिक पाया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात और कतर में भी अगर तुलना की जाए तो कतर की जो लिंग अनुपात सबसे कम है दुनिया में, लिंग अनुपात। लेकिन अगर कतर आपको ऑप्शन में न रहे तो संयुक्त अरब अमीरात जो है कतर के बाद दूसरा सबसे कम लिंग अनुपात वाला देश दुनिया में है। तो अगर कतर न रहे और संयुक्त अरब अमीरात रहे ऑप्शन में तो इसको मारेंगे, लेकिन अगर संयुक्त अरब अमीरात भी है और कतर भी है तो कतर को मारेंगे। ठीक है, तो 5वां का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार की होती है? तो अंकगणितीय होती है। खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से होता है, लेकिन जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वह ज्यामितीय हो रही है। 2, 4, 8, 16 इस तरह से बढ़ती चली जा रही है अंक ज्यामितीय रूप से जनसंख्या, जबकि खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो अंकगणितीय 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ रही है। तो क्या हो जाएगा? छठा का ए हो जाएगा। 7वां नंबर देख लीजिए, किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात, अभी आपने देखा ना, न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश है, तो लिंगानुपात जो कम है यहाँ का क्यों है? तो उसका कारण क्या है? पुरुषों का उच्च जन्म दर, बिल्कुल नहीं, वहाँ पुरुषों का उच्च जन्म दर नहीं पाया जाता है। स्त्रियों का निम्न जन्म दर, बिल्कुल ये भी बात नहीं है। स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास मतलब यहाँ से स्त्रियाँ चली जाती हैं दूसरी जगह, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या बात है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, माने हर जगह से लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं और इस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम हो जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? तो मानव विकास सूचकांक देखिए 0 से 9, 0 से 10, 0 से 100, 0 से 1 किसके बीच होगा? आपने पढ़ा है, मैंने क्लास में बतलाया भी है।
बतलाइए, अनुमान लगाइए। बिल्कुल सही है आप, डी हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। तो मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है, तो 0 से 1 के बीच में, है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, नौवां क्वेश्चन, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिए, रोपण कृषि, गहन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। बिल्कुल, आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि जो होता है उसमें क्या जरूरत है, वो तो निर्वाह कृषि पर निर्भर करता है, और प्राचीन समय में उतना प्रौद्योगिकी विकास नहीं हुआ था और उसमें उतनी आवश्यकता भी नहीं थी तकनीकी की या प्रौद्योगिकी की। तो निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है आदिकालीन निर्वाह कृषि में। 9 का हो जाएगा सी। 10वां है आपका, गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल है। तो गहन निर्वाह कृषि का जो मुख्य फसल होता है वो क्या होता है, चावल होता है। गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल चावल होता है, दूसरा मुख्य फसल गेहूं है। तो पहला चावल, तो इसमें चावल ऑप्शन में है, तो चावल मारेंगे। 11 नंबर है आपका, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज छूटा हुआ, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन सा होगा, बिल्कुल गेहूं होगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में गेहूं मुख्य फसल होता है। यहाँ पर देखिए, गहन निर्वाह कृषि में चावल मुख्य फसल है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में गेहूं मुख्य फसल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेयरी का मैदान कहाँ स्थित है। तो प्रेयरी का मैदान बिल्कुल बताइए कहाँ है, देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, कहाँ होगा, तो ये आप सही है, उत्तरी अमेरिका में, है ना। प्रेयरी का मैदान उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है। तो डाउन्स का मैदान आपका ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है। तो वाणिज्यिक डेयरी कृषि जो आप जान रहे हैं ना, दक्षिण एशिया में बिल्कुल नहीं, पूर्वी यूरोप में भी नहीं, उत्तरी अफ्रीका में भी नहीं, कहाँ, उत्तर पश्चिम यूरोप, है ना। इसके लिए यहाँ पर अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं, इसलिए वाणिज्यिक डेयरी कृषि का यहाँ विकास हुआ है। ये प्रमुख क्षेत्र है उत्तर पश्चिम यूरोप। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, किस फसल को सुखाकर मुनक्का किशमिश बनाई जाती है। तो आप जानते हैं, पढ़ाया हुआ है, ये अंगूर, है ना। अंगूर को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वेल्ड का मैदान किस देश में स्थित है। तो वेल्ड का जो मैदान है वो देखिए किसमें होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड का मैदान। 17 नंबर, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है। तो सहकारी आंदोलन आपने पढ़ा भी है, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है, तो वो डेनमार्क है ना, डेनमार्क में सबसे अधिक सफलता मिली है। अगला क्वेश्चन है आपका, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो खनन का विकास, खनन की मांग बहुत बढ़ गई, खनिज पदार्थों की मांग बढ़ी, तो खनन का जो है सो विकास बहुत ज़्यादा हुआ। तो खनन क्रिया का वास्तविक विकास जो है औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, ना कि फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ये सब कुछ नहीं। औद्योगिक क्रांति के बाद खनन का वास्तविक विकास बहुत तेजी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था। तो औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन जो था, देखिए, कोयला, अणुशक्ति, खनिज, नहीं, ये सब कुछ नहीं, जल शक्ति ही पहला जो है सो शक्ति का साधन था। तो उस समय ए, मतलब जल शक्ति था, तो 19 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अर्धकुंडे। देखिए, बड़ी ही अच्छा ये पुस्तक है और बड़ी पॉपुलर पुस्तक है। अर्धकुंडे के लेखक कौन है, बताइए कौन है इसमें। अर्धकुंडे के लेखक जो है फ्रेडरिक रेडजल, बारेनियर, डीला ब्लास्ट, बिल्कुल नहीं, कार्ल रिटर, है ना। अर्धकुंडे के लेखक कार्ल रिटर। 21वां, संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। देखिए, रेडजेल, फेब्रे, कार्ल रिटर, बारेनिस, कौन होगा इसमें, आप जानते हैं, फेब्रे। बहुत ही पॉपुलर और चर्चित है, हर साल पूछता है ये। तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम फेब्रे ने किया था। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध किस विद्वान से है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध जो है, देखिए किससे है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो चार्ल्स डार्विन से है ना, तो डार्विन हो जाएगा इसमें उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव की कौन सी क्रियाएं प्राचीनतम हैं। तो मानव की कौन सी क्रियाएं प्राचीनतम है, तो मानव की, देखिए, कृषि जो है बाद में आया है, व्यापार उसके बाद आया है, उद्योग धंधा और भी बाद में आया है। नहीं, पहले कृषि, सबसे पहले जो है सो इस कृषि से पहले भी कुछ था, तब कृषि आया, उसके बाद तब फिर उद्योग धंधा, तब फिर व्यापार आया। अभी संचार क्रांति के युग में हम लोग हैं। तो कृषि से भी पहले जो था आपको भोजन संग्रहण में आखेट था, तो उत्तर बी हो जाएगा। पहले भोजन संग्रहण एवं आखेट, उसके बाद तब कृषि, तब उद्योग, तब व्यापार। तो कौन सी क्रियाएं प्राचीनतम है, तो भोजन संग्रहण एवं आखेट, तो इसका बी। अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, कौन है वो, विडाल डी ला ब्लाश है, याद रखिएगा, फ्रांसीसी भूगोल के जनक हैं वो, और संभववादी विचारधारा के चैंपियन कहे जाते हैं। 25वां क्वेश्चन है आपका, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था। तो ये फ्रेडरिक रेडजेल, है ना, फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा किया गया था। देखिए, जो JCERT के द्वारा जो मॉडल सेट प्रस्तुत किया गया है, उसमें हमने देखा था इसमें गलत छपा गया है, आप लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, आपको उसमें सुधार कर लेना होगा। पर्यावरण निश्चयवाद वहाँ रिटर दे दिया गया, जबकि होगा फ्रेडरिक रेडजेल। तो देख लीजिए, पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वानों के द्वारा किया गया था, तो फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनांगीकी संक्रमण की
किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो ये देखिए प्रथम द्वितीय अवस्था में, भारत भी द्वितीय अवस्था में, तब ना यहाँ देखिए जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, भारत में भी द्वितीय अवस्था में है, और द्वितीय अवस्था में क्या होती है? जनसंख्या विस्फोट होता है। 26 नंबर देख लिया आपने। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है, नाइजीरिया है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो नाइजीरिया है। 28वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप में स्थित है? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देखिए यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये सब जगह यहाँ से ज़्यादा जनसंख्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए, विषम जलवायु के कारण सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन है? तो विषम जलवायु के कारण सबसे विरल जनसंख्या वाला देश, देखिए इसमें से कौन होगा? मानसूनी एशिया, यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका और विषुवतीय क्षेत्र। तो निश्चित रूप से विषुवतीय क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होती है और वर्षा बहुत अधिक होती है, इसी कारण से बहुत घने जंगल होते हैं, चिपचिपा क्षेत्र है यहाँ पर, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहाँ से लोग आके बसेगा? तो ये जो है सो विरल जनसंख्या वाला प्रदेश है, तो 29 का हो जाएगा डी। 30वां नंबर क्वेश्चन है आपका, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में स्थित है? देख लीजिए, भारत पूरी दुनिया का वह देश है जहाँ पर बहुत कम क्षेत्रफल है, उसकी जनसंख्या की तुलना में मात्र 2.5% क्षेत्रफल पर 17.5% लोग निवास करते हैं। तो क्या हो जाएगा? विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत भारत में? 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। 31वां क्वेश्चन है, कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? देखिए उष्ण बहुत बेकार होता है, अति उष्ण भी और भी बेकार होता है। शीत जलवायु इतना ठंडा होता है कि लोग ठिठुरते हुए मर जाएंगे, तो वहाँ भी नहीं रह सकते। तो शीतोष्ण जलवायु में, शीत और उष्ण दोनों का मिला हुआ जो होता है उसमें सघन जनसंख्या रहती है, तो शीतोष्ण जलवायु हो जाएगा। कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या? शीतोष्ण। 32वां नंबर है, दार्जिलिंग किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग जो है आपका देख लीजिए चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है, चाय हो जाएगा इसका उत्तर, दार्जिलिंग चाय की खेती के लिए। 33वां नंबर है, कौन अति उच्च मानव सूचकांक वाला देश है? देखिए आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नॉर्वे, कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे जो है अति उच्च मानव सूचकांक वाला देश है। 33वां देख लिया आपने। 34 देखिए, अब खत्म समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 34 नंबर जो है आपका, ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, के लेखक कौन है? तो ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है, इसके लेखक हैं आपको इरेटोस्थनीज। देखिए बाजा बज रहा है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, अगर महसूस करते हो तो उसको आप लोग नेगलेक्ट कीजिएगा, है ना, पढ़ाई पर ध्यान देना है। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक को लाल कलर श्रमिक कहते हैं? तो लाल कलर श्रमिक जो होते हैं एकदम सबसे लोअर वाला, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले, कृषि वगैरह हो गया, खनन क्रिया में हो गया, ये सब जो में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं लाल कलर श्रमिक कहलाते हैं। 36वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है, ट्रिनिडाड, टोबैगो, सोमालिया, ये सब तो अफ्रीका का देश है जिसका मानव विकास सूचकांक भारत से कम है, लेकिन एक श्रीलंका जो भारत के दक्षिण में है, भारत से छोटा देश है, आश्चर्य की बात है कि उस मानव विकास सूचकांक में भारत से ऊंचा है, बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन अभी आप लोग करंट में देखे होंगे कि श्रीलंका में कितनी स्थिति खराब हो गई है वहाँ पर महंगाई के कारण से। चलिए, लेकिन श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक कहता है भारत से ऊंचा है। तो 37 नंबर है, कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग एल्युमिनियम, तांबा, वस्त्र, ये सब तो वन आधारित उद्योग है नहीं, कागज उद्योग है ना, कागज उद्योग जो है वो वन आधारित उद्योग है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 38 नंबर, ये है कौन पशु आधारित उद्योग है? देख लीजिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पशु आधारित उद्योग, तो लोहा इस्पात एल्युमिनियम कागज तो होगा नहीं, चमड़ा उद्योग जो है वो पशु आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती है? तो रेखीय बस्ती जो होती है, सड़क देखते हैं सड़क किनारे रेखा के जैसा, तो रेखीय बस्ती जो है वो सड़क, नदी, नहर के किनारे में। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कौन व्यापारिक नगर का उदाहरण है? तो देखिए बनारस, जमशेदपुर, कैनबेरा, ये सब व्यापारिक नगर नहीं, मुंबई जो है आपका वो व्यापारिक नगर का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग देखिए आपको स्पष्ट हो जाएगा यहाँ पर। आप सूती वस्त्र उद्योग जो देख रहे हैं, इसके लिए कपास कहाँ से आता है? कृषि से आता है, खेती से आता है, और उसी पर सूती वस्त्र उद्योग आधारित है, इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ब्राजील के अमेजन बेसिन, अर्जेंटीना का पंपास, अमेरिका कनाडा के पेरेडी क्षेत्र और यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र। तो ये सब जगह देखिए, अर्जेंटीना का पंपास, अमेरिका कनाडा के पेरेडी, यूरोपीय स्टेपी, ये सब जगह जो है सो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है, लेकिन ब्राजील के अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए। निम्न में से कौन मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है? बिल्कुल, कुटीर उद्योग जो होता है वो श्रम आधारित उद्योग है।
बाकी जो उद्योग आप देख रहे हैं वो मशीन आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है आपका, कौन सा कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? देखिए, कर्तन दहन काटो, जलाओ, उसका राख मट्टी में मिलाओ, खेती करो, फिर खेती घट जाए, जमीन की उर्वरा शक्ति घट जाए, फिर उस जगह को छोड़ो, फिर अगला जगह पकड़ो, जहाँ जंगल है उसको काटो, फिर जलाओ। इस तरह से ऐसी कृषि जो होती है स्थान बदल बदल के कर्तन दहन कृषि, ये किसका प्रकार है? स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, जो आदिकालीन निर्वाह कृषि थी। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि जो है वह आपको कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। तो क्या हो जाएगा? 44 का ये हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, रसदार फलों का उत्पादन किस कृषि की मुख्य विशेषता है? तो रसदार देख लीजिए, रसदार फल का उत्पादन कहाँ होता है? डेयरी कृषि, रोपण कृषि, भूमध्यसागरीय कृषि, मिश्रित कृषि। बिल्कुल भूमध्यसागरीय कृषि में ही होता है रसदार फलों का उत्पादन। तो 45 का सी। और 46 नंबर है, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुई है? सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल कहाँ हुई है? देखिए, अनुमान लगाइए, आप पढ़े भी हैं। क्या लग रहा है आपको? एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यू यूरोप है ना? यूरोप में सहकारी कृषि का सबसे अधिक फैलाव और उसकी सफलता यूरोप में। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य में पिछड़ रहे हैं? तो निश्चित रूप से जो अविकसित देश है वो कहाँ से प्रसंस्करण कर पाएंगे, शोधन कार्य कहाँ से कर पाएंगे? तो अविकसित देश होगा इसका आंसर। ठीक है, विकसित देश, विकासशील देश, ये सब तो बहुत आगे हैं इस कार्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48वां है, क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को आधार बनाया है? देख लीजिए, 5000, 10,000, 15,000, 20,000, कितना? याद रखिएगा, 5,000 है ना। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए, नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यूनतम कितनी जनसंख्या को? तो 5,000 जनसंख्या को आधार बनाया। 49वां नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। 49वां क्वेश्चन, जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? याद है ना, पहले किसके द्वारा दिया गया था, फिर इसमें संशोधन भी किया गया था। तो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? तो वो जो है आपको थॉम्पसन, याद रखिए, थॉम्पसन। सुधार किनके द्वारा किया गया था? नोटेस्टिन के द्वारा, याद रखिएगा। ये 1929 ईस्वी का है, थॉम्पसन द्वारा दिया गया। उसके बाद आ जाइए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, 50वां नंबर क्वेश्चन, आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के दो विशेषताओं को, क और ख दोनों हो जाएगा इसमें, मैंने ए और बी दोनों हो जाएगा। आयु संरचना भी और लिंग संगठन भी, यानी डी आंसर होगा इसका। आयु संरचना भी और लिंग संगठन भी, दोनों ही विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाता है आयु लिंग पिरामिड के द्वारा। तो आपने देखा कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो अभी आपने देखा, 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इस प्रकार से बच्चों आपके लिए 100 पहले जो क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में दिया था वो, और 50 क्वेश्चन, ये दोनों मिलाकर के 150 क्वेश्चन हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको लड़ जाना चाहिए और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। शर्त यही है कि आप अच्छे से पढ़ करके जाएँ, और जब आप उधर से एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए मैं पॉलिटिकल साइंस के लिए भी वीडियो कुछ न कुछ अवश्य प्रस्तुत कर दूंगा बना करके आपके लिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुभकामनाओं के साथ, बाय बाय।